हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले सेशन में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ये नंबर सिस्टम का ही दूसरा सेशन है। स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या कवर किया था। तो हमने पिछले सेशन में कवर किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, और फिर हमने ये भी देखा था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, जिसमें से हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है और इंडियन नंबर सिस्टम होता है। इसमें नंबर्स को वर्ड्स में अलग तरीके से लिखा जाता है। बेसिकली हम लाख, 10 लाख ऐसा टाइप बोलते हैं, और इंटरनेशनल में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस ऐसा हो जाता है। और इसमें कोमा का पोजीशन भी थोड़ा अलग होता है। इसके बाद में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, राइट। हम नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन को आज फिर से देखेंगे, और उसके बाद में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा पूछ लेते हैं कि कोई क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे कि इसका आंसर पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेगेटिव इंटीजर है। जबकि अगर उसके दो आंसर्स होते हैं, तो फिर अगर पॉजिटिव इंटीजर आंसर है ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारा दो में से एक आंसर एलिमिनेट हो जाता है और फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है। सो हम एक बार नंबर क्लासिफिकेशन को फिर से देखते हैं। ठीक है। सो हमने स्टार्ट किया था कि सारे नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है, वो उन सारों को हम बोल सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इमेजिनरी नंबर्स। सो बेसिकली ये नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल -1, √-1, ये नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स को हम आर से भी डिनोट कर देते हैं और बोलते हैं कि -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इनकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। अब इसमें इसका एग्जांपल हम अगर ले तो इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 3, 1.36, 4.768, √3, -68, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब हम रियल नंबर्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में, इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0। सो फॉर एग्जांपल आपका पाई हो गया, हम पाई को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि आपका √3 हो गया, इसकी वैल्यू को भी हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बेसिकली फ्रैक्शनल टर्म्स में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। रैशनल नंबर को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स और फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शंस क्या हो गया? फ्रैक्शन बेसिकली 3/4 हो गया, या फिर 7/9 हो गया। ये सारे नंबर्स फ्रैक्शनल नंबर्स बोल सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो जनरली काउंटिंग में यूज होते हैं, जैसे 3, 6, 0, -8 एट्सेट्रा। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। हम जनरली इनको डिनोट करते हैं -इनफाइनाइट
-3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इंटीजर्स जो होते हैं उनको भी हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। वो इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव होते हैं 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा होता है? जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है, सो -3 -2 -8 एंड सो ऑन। एक याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ज़ीरो भी इंटीजर होता है, बट ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में आता है। ठीक है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ नंबर होता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होता है? दीज आर बेसिकली ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 3 एंड सो ऑन। ये अपने होल नंबर्स हो गए। इसके बाद में एक और नंबर का टाइप होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं दे आर नेचुरल नंबर्स, और इसको हम बोल सकते हैं कि होल नंबर में से अगर ज़ीरो को इंक्लूड ना करे तो वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में देखते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मीन्स कि वो केवल दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, फुल्ली डिवाइड होते हैं। ठीक है। और वो दो नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। सो जैसे कि 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो ठीक है। सो इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा देयर इज कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिनके विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब दो से ज़्यादा संख्याओं से वो फुल्ली डिवाइड होते हैं। ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे कि नंबर 1 जो है, दैट इज इट्स नीदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्यों नहीं है? बिकॉज हमने बोला कि वो खुद से और 1 से डिवाइड हो, तो यहाँ पे एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो। यहाँ पे 1 का केवल एक ही फैक्टर है जो कि 1 है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। और कॉम्पोजिट नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो अगेन एक 1 का केवल 1 ही फैक्टर है। ठीक है। दूसरा फैक्ट है नंबर 2 जो है, दैट इज ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है। और ये फर्स्ट प्राइम नंबर भी होता है, इसको फर्स्ट प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर दो के अलावा कोई भी है, जैसे 4 6 8, ये सारे अगर इवन नंबर्स हैं तो ये दो से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं, तो ये फिर प्राइम नंबर
नहीं होंगे। ठीक है। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए कि 1 से लेके 100 के बीच में देर आर 25 प्राइम नंबर्स। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली भी सवाल आया पूछा जा सकता है, और अगर ये आपको पता होगा तो आप क्वेश्चंस को थोड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में। तो 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, 23, then 29, then 31, then 37, then 41, 43, 47, 53, 59, then 61, 67, 71, 73, 79, then 83, 89 and 97। तो ये आपके 25 प्राइम नंबर्स हो गए हैं 1 से 100 के बीच में। ये अपने को याद रहना चाहिए। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई नंबर दिया होता है तो उसको चेक कैसे करें कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। उसका एक एल्गोरिदम होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक नंबर दिया है n, ठीक है, सो सबसे पहले हम इसका रूट लेंगे। ठीक है, रूट लेने के बाद में जो भी अप्रॉक्सीमेट नंबर आता है इसके रूट का, फॉर एग्जांपल रूट ये हो गया, मान लो 11 हो गया, 11 पॉइंट समथिंग। सो इससे एक ज़्यादा नंबर ले लेंगे, 12। अब देखेंगे कि इस 12 से नीचे नीचे कौन कौन सी प्राइम नंबर्स हैं। तो 2, 3, 7, 11, ये 4 प्राइम नंबर्स हैं। इन 4 प्राइम नंबर से क्या ये n डिवाइड हो रहा है? मतलब क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 11 से हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 241। ठीक है, सो 241 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल कम समथिंग अराउंड 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो हम नंबर लेंगे 16, और 16 से नीचे नीचे या 16 से छोटा कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और अगर हम 241 को इनसे डिवाइड करके देखें तो इनमें से कोई सा भी नंबर इसको फुल्ली डिवाइड नहीं करता है। सो हम बोलेंगे कि 241 इज ए प्राइम नंबर। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस पेज को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, there is something called co-prime number। ठीक है, को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF जो है वो 1 होता है। Basically there is nothing common between the two numbers. So if there is A and B, and if HCF of A and B is 1, then we say that A and B are co-prime numbers। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर 8 एंड 15 को लेते हैं,
So what is common between least common, highest common factor? It's basically 1, right? So इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, so these are co-prime numbers. ठीक है, अब हम देखते हैं इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि कंप्लीटली डिवाइड्स बाय 2। ठीक है, सो 8, 16, 32, 68 ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स को हम 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओड नंबर्स बेसिकली जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ओड नंबर्स बोलते हैं, और इनको जनरली 2n प्लस 1 से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब छोटे से फैक्ट इस बारे में। सो अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। ठीक है, अगर इवन प्लस ओड को ऐड करते हैं तो अपने पास ओड नंबर ही आता है। अगर हम ओड प्लस ओड करते हैं तो अपने पास इवन नंबर आता है। इसका एक एग्जांपल देखें, 2 प्लस 6 8। दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर। 2 प्लस 7 कितना आया? 9। दिस इज इवन, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड। 3 प्लस 5 कितना हुआ? 8। 3 इज ऑड, 5 इज ऑड, 8 इज इवन। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। एक्सक्यूज मी। ठीक है, हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अपने रिमाइंडर या सेशफल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई भी नंबर के एंड में एंड्स विद even number, then that number will get divided by 2. So for example 6878 ends with even number, so divisible by 2. 3677, this is odd number, so it's not divisible by 2. ठीक है, hope this is clear। ठीक है, अभी हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, सो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 129, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट? इट्स 12। 12 डिवाइड बाय 3, it fully gets divided, so this is divisible by 3। Okay, now comes to rule of 4 और divisibility rule of 4। ये बोलता है कि अगर लास्ट 2 digits divisible by 4, then that number will also be divisible by 4। So for example 1240, last 2
divisible by 4, so this is also divisible by 4. ठीक है। इसका एक और रूल होता है कि अगर लास्ट के दोनों नंबर्स डबल ज़ीरो हैं तो भी वो 4 से डिवाइड होएगा। ठीक है। Okay, now let's come to the rule of 5. Rule of 5 says that if number ends with either 5 or 0, then that number will be divisible by 5. Example देखे 100, 125, 65 सारे नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। Now divisibility of 6. So 6 को हम लिख सकते हैं 2 cross 3. It means that if number divides by gets divided by both 2 and 3. ठीक है। So 2 से डिवाइड होने के लिए it has to be an even number, means 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए sum of digits of the number shall get divided by 3. So अगर हम देखें 1290, it's ends with 0, it means that 2 से तो डिवाइड होएगा। Now what the sum of digits, it's 12, so it means कि ये 3 से भी डिवाइड होएगा, it means कि ये 6 से भी डिवाइड होएगा। ठीक है। रूल ऑफ 7 हम अभी के लिए छोड़ देते हैं बिकॉज ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम रूल लगाएंगे इतने में तो वैसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है। नाउ कम्स टू रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 बोलता है कि अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं डिवाइड्स fully by 8, then number will also gets divided by 8. Okay, so for example 1240, लास्ट के 3 डिजिट हैं 240, 240 gets divided by 8, so this will also get divided by 8. ठीक है। Let's come to the rule of 9 or divisibility rule of 9. This is also similar to rule of 3 or divisibility rule of 3. So if sum of digits divides by 9, it means that the number will also get divided by 9. So 504, what is the sum of digit? 9. It means 509 divided by 9 will give us remainder of 0. Okay. Now let's come to the rule of 10. Rule of 10 is very easy. If number ends with 0, then the number will be divisible by 10. Rule of 11 tells that if the sum of digits at odd places minus sum of digits at even places, if this gets divided by 11, then the number will also get divided by 11. Okay, so इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 110101। ठीक है। सो odd places पे we see these 3 numbers. What is the sum of digits? It's 3. What is the even places sum? It's 1. So the remainder is 2, which does not get divided by 11. So the number is not divisible by 11. ठीक है। Rule of 12, it's basically 12 can be written as 3 cross 4.
So if number gets divided by both 3 and 4, then the number will be divisible by 12. ठीक है. So for example, 3, 4, 6, 8. Okay. Now let's check if it divides by 3 or not. What is the sum? It's 21, right? 10, yeah, 21. It is not divisible by 3, so it means that this number does not get divided by 12 fully. Okay, now let's come to an example here. We are given this number and we need to check what is the value of x. Okay, so it is given that this is divisible by 11, then what is the value of x? So we will sum the even places, odd places numbers, right? So 4 plus x plus 3 plus 5. This is 12 plus x. What is the sum of even places? This is 3 plus 4 plus 1 plus 4. This is 8, 9, 10, 11, 12. What is the difference between these two? 12 plus x minus 12. It is x, right? Now x needs to be divisible by 11, right? So x cannot take two digits, right? It when it is 0, then uh, we learned here, right? Either it is 0 or 11. So since this is 0, this will uh, get divided by 11. So if x takes value 0, then the number will be divisible by 11. Okay. Okay. uh, there are other uh, uh, facts also about finding out the remainder, right? So for example, if we can represent the number in the term of ax plus 1 raised to power n divided by a, then the remainder will always be 1. For example, we see 37 raised to power 638431. We can write this as 9 multiply 4 plus 1 raised to power 63843 divided by 9. We see 9 here, we see 9 here, so we can say the remainder of this will be 1. Okay, now let's come to the second theorem. So if we can represent the number in the form of ax minus 1 raised to power 9 divided by a, in this case, if n is even, then the remainder will be 1. If n is odd, then the remainder will be minus 1. And minus 1 remainder means we can subtract 1 from a, that will be our remainder. So, if the number is 31 raised to power 43261 divided by 8, we can write it as uh, 8 multiply 4 minus 1 raised to power 43261 divided by 8. Since this number is odd, the remainder will be minus 1, and minus 1 remainder we can say 8 minus 1, so the remainder will be 7. Okay, let's come to the next theorem. If we can write the number as ax plus m raised to power m divided by a, then the remainder will be same as a raised to power m raised to power n divided by a. So for example, this number, right? So we can write this as uh, okay, 4 raised to power
7. So we can say that 4 raised to power 99 divided by 7. Okay, so the remainder of this number will be same as remainder of this number, right? Now we can further uh, simplify this and get the remainder of this number. Okay, uh, coming to the next theorem, it basically uh, says that, so for example, we want to solve this further, right? We can write it as 96 plus 3 divided by 7, right? So if uh, we can also, the remainder of this number will be same as 4 raised to power 3 divided by 7, and we know that 4 raised to power 3 divided by 7, the remainder will be 1. So now the remainder of 67 raised to power 99 divided by 7, it will have remainder as 1. Going forward, we will learn that uh, the remainder uh, or the unit digit of a number repeats uh, after every four numbers, right? So we will cover this in the next session, right? How we can do it. Okay, now coming to the fourth uh, theorem, right? If the number can be represented as a raised to power n divided by a plus 1, then if a is even, then the remainder will be 1. If a is odd, then the remainder will be your a only. So for example, if we want to know 8 raised to power 634 divided by 9. So we know that we can write this as 634 divided by 8 plus 1. So since the power is even, we can say that the remainder will be, शेषफल जो है वो 1 रहेगा. ठीक है. If we can write the number in the form of a plus 1 raised to power n divided by a, then the remainder will always be 1. और इसको हम अपना जो फर्स्ट वाला थ्योरम था उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं. वहाँ पे हमने बोला कि अगर हम किसी नंबर को एम ए प्लस 1 रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हैं तो रिमाइंडर 1 होगा. यहाँ पे हम m को 1 मान रहे हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर 6 रेज टू पावर 3 6 8 डिवाइडेड बाय 6 है, तो वी कैन से दैट वी कैन राइट 7 एज 6 प्लस 1 raised to power 368. Here we see that a is 6, so remainder will be 1. Okay, now next theorem is, if the given number is a raised to power n plus b raised to power n, this is always divisible by a plus 1 if n is odd, right? So if we take a look at the example, right, if we see this example as 15 raised to power 23 plus 20 raised to power 23 divided by 9, and we are asked what is the remainder, right? So we know that since this is in the form of 15 raised to power 23 b raised to power n, so we can say that this number will be divisible by a plus 1. Here our a is 15 and b is 23, which comes out to be 38. Now since 38 is divisible by 19 by 2 times, we can say that the remainder will be 0. Okay, so this is what I wanted to cover in this session. There are other theorems as well, which will basically help us speed up uh, solve the questions, right? We will cover standard theorems in the
next session, right? I guess we will cover this number system or complete this number system in maybe next 2-3 sessions. हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में, और हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी होते रहे। ठीक है, मैं ये सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।